सो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स फैक्टर्स? इकोनॉमिक फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए। एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के लिए, या हम पढ़ रहे हैं टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। और इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो और मैक्रो। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी दो तरह के हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और मैक्रो। सो अभी पहले हम मैक्रो कवर कर रहे हैं, ये आज कवर करेंगे, तो फिर कल हम माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की तरफ चलेंगे। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में अभी तक हमने कवर किया नेशनल इनकम। एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। नेशनल इनकम मीन जीडीपी भी कह सकते हैं इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होना बिजनेस के लिए थ्रेट है, डिक्रीज होना बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। नेशनल इनकम का इंक्रीज होना बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, डिक्रीज होना बिजनेस के लिए थ्रेट है। क्यों अपॉर्चुनिटी है इंक्रीज होना? परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, तुम्हारी सेल इंक्रीज होने का चांस है, इसलिए अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस एक्सपेंशन का चांस है, इसलिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। और इन्फ्लेशन बिजनेस के लिए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। क्यों बिजनेस के लिए नेगेटिव क्यों है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करके हमारा मार्जिन प्रॉफिट अफेक्ट करता है। इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है इन्फ्लेशन। क्यों? ग्रोथ नेशनल इनकम को इन मनी टर्म्स रिसेशन में कन्वर्ट कर देता है। हाउस होल्ड के लिए अच्छा है। क्यों? डिस्पोजेबल इनकम जो है उसकी कम कर देता है। लैंडर बारर के लिए अच्छा है। लैंडर लूज करता है, हाँ बारर गेन करता है, उसके लिए अच्छा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छा है। क्यों? एक्सपोर्ट को महंगा करके बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनफेवरेबल कर देता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए अच्छा है नहीं, इसे फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन भी लाता है, लाइक फॉल करता है करंट करेंसी को अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। तो कोई 6 इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी हम बता सकते हैं। दो तरह का भी होता है, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वेजिस की वजह से कौन सा होगा? कॉस्ट पुश। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी। पीपल्स आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। इस मुल्क में सपोज 10 लाख लोग काम नहीं कर रहे, तो क्या 10 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है? नहीं। क्यों? कि जो विलिंग टू वर्क हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज 10 लाख में से 4 लाख वेले मसरूफ रहना पसंद करते हैं। क्या ख्याल है? काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, बाकी 6 लाख काम करना चाहता है लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही, तो अनएम्प्लॉयमेंट 10 लाख नहीं, कितनी है? 6 लाख अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छी चीज है बिजनेस के लिए या बुरी चीज है? अच्छी चीज है। बिजनेस के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी चीज नहीं है। अच्छी चीज है कैसे? सस्ती चीप लेबर मिलेगी, लेकिन वो चीप लेबर आपने सर में मारनी है जब आगे लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है प्रोडक्ट बाय करने की। इकॉनमी के लिए बुरी है, और जो चीज़ इकॉनमी के लिए बुरी है और हम उस इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए भी वो चीज़ अच्छी नहीं, क्या है? बुरी है। कहते हैं वेरी हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट बुरी चीज़ है। क्यों? परचेजिंग पावर अफेक्ट होती है। वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस के लिए नुकसानदेह है। क्यों? कि लेबर महंगी मिलेगी, आपको शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगी, स्किल्ड लेबर मुंह फाड़ के पैसे मांगेगी, तो उससे आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, मॉडरेट लेवल है तो बिजनेस के लिए गुजारा है वहाँ तक है। सो इकॉनमी के लिए बुरी तो बिजनेस के लिए भी बुरी है। वेरी हाई भी बुरी है और वेरी लो भी बुरी है।
अब अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ टाइप्स हैं जो हमें लर्न करनी है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स हैं? कुछ 6-7 टाइप्स हैं जो हमें लर्न करनी है। ट्रांजिशनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, सीजनल, साइक्लिकल, रीजनल एंड टेक्नोलॉजिकल। ट्रांजिशनल क्या है कि जब एक एम्प्लॉय स्विच कर रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, क्यों? शायद ये जॉब जो है उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड नहीं थी, या ये जॉब में उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने क्या किया, ये जॉब छोड़ दी। तो नेक्स्ट जॉब ज्वाइन करते वक्त तक जो वो अनएम्प्लॉयड रहा, ये क्या है? ट्रांजिशनल। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मार्केटिंग का काम मिल गया, क्यों? जॉब चाहिए थी, ये मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थी, आपने एक्सेप्ट कर ली। 6 माह काम करने के बाद पता चला कि मेरी तो ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही नहीं है। क्या ख्याल है? मैं ये जो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। तो आपने इसे वो रिज़ाइन किया ताकि कोई अकाउंटेंसी की जॉब फाइंड की जाए। तो ये जो बीच में आप अनएम्प्लॉयड रहे, ये क्या है? ट्रांजिशनल। शॉर्ट टर्म होगी या लॉन्ग टर्म होगी? शॉर्ट टर्म। क्यों? बहुत ही बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी होता है जो कोई और अपॉर्चुनिटी देखे बिना अपनी जॉब छोड़ता है। जब तक कोई और अपॉर्चुनिटी ना हो, अपनी लगी लगाई रोजी रोटी को नहीं छोड़ना चाहिए। सो स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, ये क्या है? ट्रांजिशनल। या एक बंदे ने एक जॉब छोड़ी, बेशक एम्प्लॉयर उसे पे कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट जॉब मीन काम करने तक वो जो बीच में अनएम्प्लॉयड रहा, ये क्या है? ट्रांजिशनल। मीन कुछ काम नहीं वो कर रहा, कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा। फ्रिक्शनल कि एक एम्प्लॉय को जॉब से डिसमिस कर दिया गया, क्यों? गंदा एम्प्लॉय था, गंदी हरकतें करता था, एम्प्लॉयर ने उठा के बाहर फेंक दिया। तो नेक्स्ट जॉब मिलने वक्त तक वो जो अनएम्प्लॉयड है, ये क्या है? फ्रिक्शनल। मीन इधर आपने विलिंगली स्विच किया वन जॉब टू अनदर, इधर आपको डिसमिस किया गया, तो उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ये क्या है? फ्रिक्शनल। स्ट्रक्चरल, इकॉनमी का कोई एक सेक्टर जो है वो डाउन में चला गया, पूरी इकॉनमी नहीं, कोई एक इंडस्ट्री डाउन में चलेगी, तो उस इंडस्ट्री के डाउन में जाने से वहाँ के लोग जब अनएम्प्लॉयड हुए, तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री इन द इकॉनमी, कि कोई एक इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। लाइक पिछले 5 सालों में हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल। इकॉनमी डाउन में जाने की वजह से नहीं, इकॉनमी के किसी पार्ट मीन एक इंडस्ट्री के डाउन में जाने की वजह से। शॉर्ट टर्म होगी लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। क्यों? वो जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उनके पास किसी और इंडस्ट्री में काम करने की स्किल नहीं है, मीन वो किसी और बिजनेस की टाइप के नहीं हैं, तो इसलिए क्या होगी? लॉन्ग टर्म होगी। सीजनल, ड्यू टू चेंज इन सीजन, लाइक कुछ बिजनेस समर में चलते हैं, कुछ बिजनेस विंटर में चलते हैं। आइस फैक्ट्रीज समर में चलती है, विंटर में? समर में। क्यों? गर्मियों में ही बर्फ के कारखाने चलेंगे ना, विंटर में तो नहीं चलने। तो विंटर में ये लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। जैसे सीजन चेंज होगा, क्यों? गर्मी वैसे ही 10 माह चलती है यहाँ पे, 2 माह सर्दी आती है, तो 10 माह तो वो एम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे। साइक्लिकल, ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक साइकिल, इकॉनमी डाउन में गई तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई, इकॉनमी बूम पीक पे गई तो एम्प्लॉयमेंट हाई। तो ये क्या है? इकोनॉमिक साइकिल के अकॉर्डिंगली साइक्लिकल। तो स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल में डिफरेंस क्या है? ये ड्यू टू डाउन ट्रेंड इन इकॉनमी है, ये ड्यू टू डाउन ट्रेंड इन इंडस्ट्री है। रीजनल, किसी पर्टिकुलर रीजन में हो सकती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड दैट रीजन। लाइक हमारे रूरल एरियाज में इंडस्ट्री नहीं है, बिजनेस नहीं है, ऑफिस नहीं है, तो वहाँ पे क्या होती है?
अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री इन दैट रीजन। फाटा बलोचिस्तान में इंडस्ट्री लैक करती है तो वहाँ पे क्या है, रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको ख़त्म किया जा सकता है रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, थ्रू मोबिलिटी ऑफ लेबर। मोबिलिटी ऑफ लेबर मी लेबर को मोबाइल करके, मोबाइल का मतलब क्या है, वहाँ से किसी ऐसे एरिया में मूव करके जहाँ पे ऑफिस हैं, इंडस्ट्री है या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन वो मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, हाउसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगी। हाँ, समटाइम लेबर मूव नहीं भी होती, उसकी रीज़न कोई कल्चरल इश्यूज़ भी होते हैं, उसकी रीज़न फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसकी रीज़न नाव हाउ भी हो सकती है कि उन्हें पता ही नहीं अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहाँ पे, या उसकी रीज़न कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मुझे तो घर पे बैठ के अम्मा के पराठे ही खाने हैं, तो फिर मूव नहीं होगी, तो वहाँ पे फिर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी। ये गवर्नमेंट भी इसे समटाइम ख़त्म करने की कोशिश करती है थ्रू टैक्स फ्री जोन। मीन ऐसे एरिया जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट उस एरिया को टैक्स फ्री जोन बना देती है कि यहाँ पे बिज़नेस करो, आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ताकि बिज़नेस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे लोगों को क्या मिलेंगी, जॉब्स, और जॉब्स मिलने से क्या हो जाएगी, उस रीजन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जा सकती है। सो ट्रांजिशनल स्विचिंग या मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रिक्शनल ड्यू टू डिसमिसल फ्रॉम वन जॉब, स्ट्रक्चरल ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी मीन आपका मेजर सेक्टर पहले कोई और था, वो कोई और बन गया, जो पहले था वो क्या चला गया, डाउन में, या ड्यू टू collapse ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द इकॉनमी। एंड सीजनल ड्यू टू चेंज इन सीजन, साइक्लिकल ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक साइकिल, एंड रीजनल in a particular region due to absence of industry in that region। पीछे क्या बच गई, टेक्नोलॉजिकल, ये क्या है, ड्यू टू डेवलपमेंट, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, रिप्लेस कर लिया मैन को। वो काम जो पहले मैन करता था अब कौन करेगी, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, तो लोग अब फिर क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड। ये हम अकाउंटिंग करते हैं, FR 1 पढ़ रहे हैं, FR 2 पढ़ रहे हैं, इंट्रो पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, डेली 1.5 घंटे की क्लास पढ़ते हैं, जाके 4-5 घंटे फिर रजिस्टर पढ़ते हैं, ये लिखा, ये लिखा, ये कांटा, ये कांटा, ये अमाउंट इधर, ये अमाउंट इधर, हो टैली नहीं हो रहा, कैलकुलेशन फिर करो, टैली नहीं हो रहा, ये सब कुछ हम बकवास कर रहे हैं। अब सब कुछ हो गया कंप्यूटराइज्ड। आपने कंप्यूटर में एंट्री एंटर करनी है, ये कैश है, ये सेल्स है, ये रिसीवेबल है, ये सेल है, उसकी जनरल एंट्री कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली बनेगी सॉफ्टवेयर में। लेजर उसका सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली बनेगा, लेजर टैली होके बैलेंस ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में जाएगा। आपने प्रिंट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के सामने आ जाएंगे। हम ये जो 5-5 घंटे डेली रजिस्टर भर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बकवास। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब ये रजिस्टर नहीं भरे जाते, ये जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, वो टैली नहीं हो रहा, फिगर फिर कैलकुलेट करो, मगजमारी करो, ये अब नहीं, सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है। कल को जब हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो हमने ये लीके काटे नहीं लगाने। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, वो कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो समझने के लिए हमें ये चीज़ें मैनुअल करना पड़ रही हैं। कंप्यूटर के अंदर वो लेजर कैसे बना है, जब तक बनाओगे नहीं कि आपको पता चलेगा कैसे बना है। ये लेजर प्रिंट होके आ गया, अच्छा ये अमाउंट कहाँ से आई है, वो कैसे पता चलेगा, जब मैनुअल वो काम किया होगा तो फिर पता चलेगा, अच्छा ये अमाउंट फ़लाँ जगह से आई होगी, फ़लाँ जगह से आई होगी, क्यों, मैं भी ऐसे ऐसे इनको मूव करता था। लेकिन आपको सब कुछ क्या हो गया है, कंप्यूटराइज। मीन जो काम पहले बंदे करते थे अब कौन कर रही हैं, मशीनरी, टेक्नोलॉजी। तो इस वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए वो क्या है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। और टेक्नोलॉजी के फ़ायदे बहुत सारे हैं, एक ड्रॉबैक एक ही है उसका, और वो क्या है,
टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए क्या होनी चाहिए, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन नहीं, स्किल्ड एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, क्यों उसमें अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस नहीं हैं। अदरवाइज टेक्नोलॉजी, अगर आप स्किल्ड नहीं हो, प्रोफेशनल नहीं हो किसी चीज़ में, तो फिर टेक्नोलॉजी कभी भी आपको रिप्लेस करके अनएम्प्लॉयड कर सकती है। तो क्या करना, मैं ये 7 डबाज लर्न करने हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आए रीड करके देखते हैं क्या है, बल्कि रीड करके खुद देखो क्या है ये, कुछ चीज़ समझ आती है आपको? प्लीज़ एक दफ़ा रीड कर लें, हो सकता है कोई बात पूछने वाली हो। ट्रांजिशनल में उसने बात की कि बेशक उसको एम्प्लॉयर पे कर रहा है, लेकिन चूंकि वो बीच में कुछ काम नहीं कर रहा, कोई गुड सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मीन एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ पैसे मिलते रहना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। क्या ख्याल है, पैसे तो आपको घर वालों से भी मिलते हैं, तो क्या आप एम्प्लॉयमेंट में हो? नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप कोई गुड सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहे। साइक्लिकल का साइक्लिकल का नहीं ड्यूरेशन स्पेसिफाई किया जा सकता। इकॉनमी आज ग्रोथ में, अगले दिन रिसेशन में भी हो सकती है। कैसे, सिर्फ अमेरिका ने कहना इसके साथ ट्रेड बंद कर दो, अगले दिन आपकी इकॉनमी रिसेशन में। पाकिस्तान पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ इकॉनमी ग्रोथ में आ ही नहीं रही, इसलिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता। क्या चीज, हालात अभी तक नजर नहीं आ रहे, अभी अक्टूबर एंड में तो और डाउन के नजर आ रहे हैं। तभी तक जो ऊपर लोग बैठे उनको भी नहीं पता चल रहा हम कर क्या रहे हैं, क्या हमने करना है। स्ट्रक्चरल क्या है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मीन एक इंडस्ट्री डाउन में चली गई। इकॉनमी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, मीन मेजर सेक्टर पहले आपका सपोज टेक्सटाइल था, अब एग्रीकल्चर बन गया, तो टेक्सटाइल डाउन में गया। क्या ख्याल, आप इन्वेस्टर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, मेजर सेक्टर में करेंगे, तो वो इंडस्ट्री डाउन में गई, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल। या एक इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में कोलैप्स कर गई, क्यों, ना आपने उनको बिजली दी, ना आपने गैस दी, तो उस वजह से टेक्सटाइल यूनिट सारे क्या हो गए, बंद हो गए, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल। ये क्या है, पूरी इकॉनमी डाउन में जा रही है, मीन आपकी नेशनल इनकम जीडीपी जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, डाउन में जा रहा है। जी चले आगे, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ कि लॉन्ग टर्म होगी ना, क्यों, उसके एम्प्लॉय जो हैं किसी और इंडस्ट्री की टाइप के नहीं है, उनके पास इस इंडस्ट्री के अलावा किसी और इंडस्ट्री की स्किल्स नहीं है, तो कहीं और वो काम करने के काबिल नहीं है, तो फिर क्या हुई, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म हुई। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, लार्ज नंबर ऑफ people are made unemployed, demand for labor in other industries and other part of the country may not match the worker available for work। आप क्या पूछ रहे हो इसके अंदर से, a long term one as for significant change in the structure, मीन किस वजह से है कि इकॉनमी के स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट चेंज आई है, तो इसलिए क्या है, लॉन्ग टर्म है। एज फार का मतलब क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, अंग्रेजी। क्या लर्न करना है हमने इन 2 पेजी से, सिर्फ ये 7 डब्बास, बाकी इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन हम 5 पॉइंट खुद से लिखने के काबिल हैं। नेशनल इनकम को डिफाइन करने के लिए एग्जामिनर कह दे या उसके 3 मेथड्स हमसे पूछ ले तो हम वो बता सकते हैं। क्या ख्याल है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन 2 टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट वेरी हाई क्यों बुरी है, वेरी लो क्यों बुरी है, ये भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर मिला, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन।
इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये स्टैग्नेट का मतलब क्या होता है? रुक जाना। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है कि इकॉनमी रुक गई है। रुक गई है मतलब क्या हुआ? मोर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, रिसोर्सेज हैं लेकिन प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, पोटेंशियल है प्रोडक्शन का लेकिन वो पोटेंशियल क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। ये क्या है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इनफैक्ट ये भी क्या होता है? रिसेशन ही होता है। क्यों? गुड्स एंड सर्विसेज मोर प्रोड्यूस नहीं हो रही लेकिन पॉपुलेशन तो मोर प्रोड्यूस हो रही है ना। तो पर कैपिटा इनकम आपकी देखोगे तो क्या हो रही होगी? कम 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 हो रही होगी। तो इसलिए ये भी क्या है? रिसेशन ही होता है। समटाइम क्या होता है? पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो स्टेगनेट हो जाती है, मीन नेशनल इनकम रुक जाती है, इकॉनमी ना रिसेशन में जा रही है ना ग्रोथ में जा रही है, रुक गई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ कंट्री जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होते हैं, कुछ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में होते हैं। कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाते हैं? थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ना ये बढ़ रहा है ना ये बढ़ रहा है ना ये बढ़ रहा है ना ये बढ़ रहा है, उसके बावजूद कुछ कंट्रीज का AD बढ़ रहा होता है। कैसे बढ़ता है? वो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इंपोर्ट को अगर हम कम कर लेंगे तो AD क्या हो जाएगा? पहले से बढ़ जाएगा। ये जो इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है इस आता है प्रोटेक्शनिज्म का। कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है आपने इंपोर्ट को? एम्बार्गो। एम्बार्गो मीन बैन कर देना है कुछ इंपोर्टेड गुड्स को। कौन सी गुड्स? जिनका लोकल अल्टरनेटिव अवेलेबल है उनको क्या कर देना है? एम्बार्गो मीन बैन, जिससे इंपोर्ट उनकी बंद होगी, कम होगी। टैरिफ। टैरिफ मीन टैक्स चार्ज करना इंपोर्टेड गुड्स पे, ताकि उनकी प्राइसेस यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएंगी तो लोग क्या करेंगे? कम कर देंगे यूजेज। या क्या करना आपने? कोटा लिमिट। कोटा मीन लिमिट लगा देना कि भाई ये चीज़ें मैक्सिमम आप पर ईयर इतनी मंगवा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकते, जिससे क्या हो जाएगी? इंपोर्ट में लिमिट लग जाएगी। ये क्या है? प्रोटेक्शनिज्म मीन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बावजूद कुछ कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ में होते हैं। कैसे होते हैं? थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट। कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है? थ्रू टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्ट, थ्रू एम्बार्गो, एम्बार्गो मीन बैनिंग इंपोर्ट्स, एंड थ्रू कोटा, कोटा मीन लिमिट्स। या क्या करते हैं? डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी भी करते हैं। अपनी करेंसी को डाउन करना है अगेंस्ट डॉलर। क्यों? डाउन करने से क्या होगा? एक्सपोर्ट बाहर चीप हो जाएंगी, चीप होने से उनकी डिमांड बढ़ेगी, इंपोर्ट यहाँ पे महंगी हो जाएगी। क्यों? यहाँ के लोगों को अब ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेंगे, तो महंगी होने से उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो है क्या प्रोटेक्शनिज्म? गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स। कैसे? थ्रू टैरिफ, थ्रू एम्बार्गो, थ्रू कोटा लिमिट्स, थ्रू एक्सचेंज रेट कंट्रोल मीन डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी, या फिर एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग टू प्रमोट लोकल गुड्स मीन मार्केटिंग करना, लोगों को शऊर देना, अवेयरनेस देना कि लोकल गुड्स यूज़ करो। क्यों? लोकल गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ पे क्रिएट होती है? यहाँ पे क्रिएट होती है। फ़ायदा कहाँ पे रहेगा? आपके कंट्री के अंदर। बाहर की इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? बाहर। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे क्रिएट हो रही है? प्रॉफिट कहाँ पे जा रहा है? बाहर। तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये एडवोकेट करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना टू प्रमोट लोकल गुड्स, ताकि इंपोर्ट ख़त्म करके लोकल गुड्स की तरफ लाया जाए, ये भी क्या है? प्रोटेक्शनिज्म। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या है? इकॉनमी इज नॉट ग्रोइंग, मतलब क्या है? देयर इज नो मोर इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, देयर इज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ बट इट कैन नॉट बी अचीव्ड। इन सिंपल वर्ड ये भी क्या है?
पर कैपिटा इनकम इन पर पर्सन इनकम की सूरत में रिसेशन ही है। लेकिन कुछ कंट्री इसमें भी इंजॉय कर रहे होते हैं। कैसे इंजॉय करते हैं? थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म क्या है? गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे इंपोर्ट को? टैरिफ, एम्बार्गो, कोटा, एक्सचेंज रेट कंट्रोल मीन डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी एंड प्रमोटिंग यूजेज ऑफ लोकल गुड्स थ्रू मार्केटिंग। तो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO के नाम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो चाहती है कि दुनिया में होनी चाहिए फ्री ट्रेड। क्या होनी चाहिए? फ्री ट्रेड। और कहता है ये जो डॉक्ट्रिन मीन फिलॉसफी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है, ये अगेंस्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री ट्रेड के। किधर ठीक है, आपने अपनी एडी बढ़ाया, लेकिन कैसे? किसी दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट को अफेक्ट करके। मीन अपना बेनिफिट आपने गेन किया अगेंस्ट द लॉस ऑफ एन अदर कंट्री। तो क्या आपने फ्री ट्रेड को प्रमोट किया या रिस्ट्रिक्ट किया है? रिस्ट्रिक्ट किया। और अगर WTO को पता चल गया कि आप क्या कर रहे हो, फ्री ट्रेड को अफेक्ट कर रहे हो, वो पूरी दुनिया को कह देगी इस कंट्री के साथ ट्रेड बंद कर दो। उसके बाद क्या होगा? ये तो कम हो ही हो रहा था, ये इतना कम हो जाएगा और तबाही हो जाएगी। इसलिए अगर ये पॉलिसी अडॉप्ट करनी है प्रोटेक्शनिज्म, तो बड़ी सीक्रेटली अडॉप्ट करनी है। इतनी ओपन और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की सूरत में अडॉप्ट नहीं करनी, वरना दुनिया आपके साथ ट्रेड स्टॉप कर देगी और उससे फिर आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। कई कंट्री इस वक्त इकोनॉमिकली डिप्रेस हो गए हैं। ईरान, अमेरिका ने पूरी दुनिया को कह दिया इसके साथ ट्रेड बंद कर दो। क्यों? ये न्यूक्लियर में ऑपरेट कर रहे हैं, उसको बंद नहीं कर रहे। कतर इस वक्त इकोनॉमिकली डाउन 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 जा रहा है। क्यों? अमेरिका ने सऊदिया को कहीं पे शोशा छोड़ा कि ये दहशत गर्दों को प्रमोट करते हैं, तो आप इनके साथ सपोर्ट बंद कर दो। सऊदिया ने क्या किया? जितने भी इस्लामी कंट्री थे इंक्लूडिंग UAE, इनको इकट्ठा किया कि ये टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो सारे इनके साथ ट्रेड बंद कर दो। सब ने उनके साथ ट्रेड बंद कर दिया। ना वहाँ पे कोई बाहर से चीज़ जा रही है, ना वहाँ की कोई चीज़ बाहर जा रही है, और इकनॉमिकली वो कंट्री इस वक्त डाउन 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 जा रहा है। इधर अमेरिका ने सऊदिया को कहा कि आप ट्रेड बंद कर दो। सऊदिया ने सारे इस्लामी कंट्री को इकट्ठा किया कि कतर के साथ ट्रेड बंद कर दो, ट्रेड बंद होगी। बाद में अमेरिका कतर के पास गया, हम आपके साथ हैं। और अब आगे 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है कतर में, और कतर के साथ जितने भी ये इस्लामी कंट्रीज़ हैं, इनको भी उसका फ़ायदा होना है, क्योंकि लोग फुटबॉल देखने आएंगे। फुटबॉल के ग्राउंड में देखा है कितने लोग होते हैं? वो सारे कतर में तो नहीं रहेंगे, वो कहाँ पे रहेंगे? दुबई में, सऊदिया में, इधर उधर आएंगे। इधर उधर आएंगे तो इनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा तब होगा जब कतर के साथ इनका रिलेशन अच्छा होगा। अब सारे अरब कंट्रीज है थोड़े से लीनियंट होना शुरू हो गए हैं। क्यों? 2 साल रह गए हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में, तब थोड़ा सा रिलेशन स्टेबल करने की तरफ आ रहे हैं। क्यों? उससे हमें भी फ़ायदा होना है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या है? एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्यों? ये रिसेशन है, और इस सूरत में अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है प्रोटेक्शनिज्म की, तो ये भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? कि अगर हम बाहर से सपोज मटेरियल या मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तब उस पर टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उस पर कोटा लिमिट लग जाएगी, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं मंगवा सकेंगे मटेरियल, कुछ चीज़ें बैन हो जाएंगी और उनका अल्टरनेटिव नहीं है, तो हमारा बिजनेस तबाह हो गया। हाँ, अगर करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन आती है तो उसमें भी हमारा नुकसान होगा ही होगा। तो ये बिज़नेस को भी अफेक्ट करती है प्रोटेक्शनिज्म, और WTO को तो ये चीज़ वैसे ही पसंद नहीं है। क्यों? ये फ्री ट्रेड के अगेंस्ट है। हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें ऑन पेज
32. Economic stagnation occurs when economic activity is at a much lower level than it could be. मीन इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही. Economic resources are underused, such as land and capital equipment. Unemployment is high, and there is little or no new capital investment. जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त. National income is not increasing, but should be possible. तो ये 3 पॉइंट हमें लर्न करने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब क्या है. Consequences when a country region of the world suffer from economic stagnation. It is becoming poorer relative to those other countries enjoying economic growth. Household may therefore live in relatively poverty, and many individuals might look for way of migrating to other countries. इसलिए पाकिस्तान की 99% जनता हर वक्त रेडी बैठी है कि आप उनसे बस पूछ लो बाहर जाना है, प्लीज़ ले जा, किसी तरह से मैं बैग में बंद करके ले जा, हम जाने के लिए रेडी हैं. बेशक हमसे पैसे ले ले, लेकिन प्लीज़ ले जा. क्यों? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे. सो माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज वेयर इकोनॉमिक वेल्थ इज ग्रेटर. Depressed countries of the world that suffer from economic stagnation often need help from wealthier countries to develop their national economies. Worldwide economic recession, protectionism, when the rate of economic growth in the world as a whole is falling, individual countries might still try to increase their own national income. In stagnation worldwide होने के बावजूद कुछ countries enjoy कर रहे होते हैं. If the world economy is not growing, then any increase in a national economy has got to be at the expense of other national economies. क्यों आपने उनकी एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, सिर्फ अपनी इंपोर्ट नहीं, किसी दूसरे की एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके उन्हें नुकसान भी पहुंचाया. So trade wars and protectionism. Protectionism is the economic policy of restricting trade between state countries against foreign competition by government through methods such as imposition of tariff, mean high import tax on imported goods, setting quota limits on the amount of goods that can be imported, embargo, ban on imports of some type of goods, exchange rate control, इसके साथ लिख लें devaluation of local currency, devaluation of local currency, and political campaign advocating domestic consumption, मीन campaign चलाना, मार्केटिंग करना कि लोकल गुड्स को प्रेफर किया जाए. तो क्या लर्न करना हमने ऊपर से 3 पॉइंट स्टैग्नेशन के, ये प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन और इसके ये 5 पॉइंट, बाकी बीच में सिर्फ रीडिंग थी. सो क्या कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म कंट्रास्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री ट्रेड. इन फ्री ट्रेड की फिलॉसफी के अगेंस्ट है ये. वेयर गवर्नमेंट रिड्यूस एज मच एज पॉसिबल द बैरियर टू ट्रेड. इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर इन जनरल इज लार्जली नेगेटिव. Although the impact on specific industries and groups of people may be positive, the World Trade Organization WTO attempts to promote free trade internationally. So macro economic factor क्या है हमारे पास? नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म. जब कहता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है हमारे पास? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको इंटरनेशनल पेमेंट्स इक्विलिब्रियम का नाम भी दिया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बनता है? इंटरनेशनल पेमेंट्स लेना देना जो है उसके इक्विलिब्रियम से क्या बनेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो या तो फेवरेबल होता है या फिर अनफेवरेबल होता है. हमारे लिए अच्छा कौन सा है? ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल. बैलेंस होना हमारे लिए अच्छा है. क्यों फेवरेबल? करंटली तो ठीक है, हमारे एडी को इंक्रीज करेगा, लेकिन इससे क्या होगा? हमारी करेंसी अप, डॉलर नीचे, तो बाहर हमारी चीज़ें एक्सपेंसिव होने से एक्सपोर्ट नेक्स्ट ईयर में कम हो जाएगी. अनफेवरेबल वो तो है ही गंदा कि उसने तुम्हारा एडी भी कम करना है,
साथ हमारी करेंसी को भी क्या करना है, डी वैल्यू करना है, तो वो तो है ही गंदा, लेकिन फेवरेबल भी अच्छा नहीं है। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिससे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों स्मूथली चलती रहेंगी। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या ख्याल है, करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन आती है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल अनफेवरेबल की वजह से ही करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन आती है। क्या ख्याल है, और चाइना का अमेरिका के साथ ऑलवेज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, फेवरेबल, लेकिन उसके बावजूद डॉलर नीचे नहीं जाता, चाइनीज करेंसी ऊपर नहीं जाती। क्यों, चाइना उतनी ही इन्वेस्टमेंट कर देता है अमेरिका में। कैसे इन्वेस्टमेंट करता है, डॉलर बाय करके, डिमांड करके, तो डॉलर स्टेबल रहता है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में ट्रेड हो रही है डॉलर में, और डॉलर नीचे आता है तो चाइना का भी लॉस होता है। उसने दुनिया में जो ऑलरेडी डॉलर में ट्रेड की हुई है, पैसे डॉलर में लेने हैं, और अगर डॉलर नीचे आ गया तो जो पैसे लेने हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होने से क्या होगा, चाइना की कंपनीज अफेक्ट होंगी, कंपनीज बिजनेस अफेक्ट होंगे, तो अल्टीमेटली इकॉनमी भी अफेक्ट होगी। डॉलर नीचे आता है तो दुनिया में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उससे भी सेल्स अफेक्ट होंगी, बिजनेस अफेक्ट होगा। इसलिए डॉलर को स्टेबल रखना है, चाइना की मजबूरी है, चाइना की नहीं पूरी दुनिया की मजबूरी है। क्यों, पूरी दुनिया ने ट्रेड करनी है तो किस में करनी है, डॉलर में करनी है। तो ये क्या है, इसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये नेक्स्ट पेज नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से ऊपर तक जितना भी है ये जस्ट रीडिंग है, इसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे लिए फ़ायदेमंद कब होता है, नुकसानदेह कब होता है, और इसकी सूरत में करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन कैसे आती है, यहाँ तक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से ऊपर तक। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं, नेशनल इनकम डिफाइन करना आना चाहिए, 3 मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए, कोई रटा शटा नहीं है। इन्फ्लेशन डिफाइन करना आना चाहिए, 2 टाइप्स के नाम पता होने चाहिए, हाँ 5 इम्प्लीकेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। रटा लगाना है तो लगा लो, मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ वो 7 टाइप्स हमें रटा लगाना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है, रटा लगाना ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन 3 लाइनें में रटा लगानी है। प्रोटेक्शनिज्म डेफिनेशन और 5 पॉइंट इसके रटा लगाने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट नेक्स्ट पेज में नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से ऊपर तक जस्ट सारी रीडिंग है, ऐसा कोई उसमें रटा शटा नहीं है। टेस्ट हमारा कहाँ तक है, कर लो खुल के। पेज 31 तक, पेज 24 से 31 तक क्या हो गया, कमन 6-7 पेजेस हैं। बीच में ये पेज 30 पे तो कुछ है ही नहीं लर्न करने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स तक, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स तक पेज 31 तक हमारा टेस्ट है कल, और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को हमारा टेस्ट चैप्टर 1 कंप्लीट होगा। चैप्टर 2 शायद हम कर लेंगे पेज 40 तक, बल्कि शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन 40 तक तो मस्ट टेस्ट होगा ही होगा। भाग जाओ।